नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। लेकिन लेक्चर तो देखने के पहले आज हम क्या करने वाले कि एक फिलोसोफर का हम कोट लेंगे। ओके। तो आज है सोक्रेटिस और उनका सबसे अच्छा और मेरे को भी अच्छा लगता है वो कोट। बहुत गहरी बात कहते हैं। और द ओनली ट्रू विजडम इज नोइंग यू नो नथिंग। देखो कितना ओरिजिनल थिंकर है। ओनली ट्रू विजडम इज नोइंग यू नो नथिंग। मतलब आप ये मानकर चलना कि आपको पता ही नहीं कुछ। तो इससे होता क्या है, आपको और जानना है और जानना है और जानना है। ये जब आपके मन में उठता है तो आप असली ट्रू विजडम के पास पहुंच जाते हैं, ट्रूथ। और उनका मानना क्या था कि अज्ञान का बोध ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ओके। सुकरात के अनुसार सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान से ही शुरू होता है और गलत कार्य अज्ञान के कारण ही होते हैं। तो देखिए ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे और इनके जो शिष्य रहे प्लेटो, वो भी बहुत खतरनाक थे। सुकरात का ऐसा था कि उन्होंने कुछ किताब या कुछ भी लिख कर नहीं रखा। उन्होंने वो सोचते थे कि जब मैं लिखता हूँ तब मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो ये बहुत ही गहरी बात कहते थे। तो चलिए आगे बढ़ते। तो आज हम देखने वाले पिट्स इंडिया एक्ट 1784। भारत में दोहरे शासन की शुरुआत किस तरह हुई थी। और इसमें आज देखने वाले कि ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च नियंत्रण किस प्रकार था। उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। इसमें कार्यकाल विधान किस प्रकार हुआ था। व्यापारिक मामले कौन देखता था और राजनीतिक मामले कौन देखता था। इसमें क्या हुआ है कि दोहरे शासन की स्थापना की गई है। नियंत्रण बोर्ड की शक्तियां क्या थी और पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कह गया है भारत को। तो ये सब आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं और उसके बाद उस पर आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार। आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे कानून की जिसने न सिर्फ एक कंपनी की बल्कि पूरे भारत की तकदीर बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक कंपनी जो यहाँ व्यापार करने आई थी, उसके हाथों से सत्ता फिसलकर सीधे ब्रिटिश सरकार के पास कैसे पहुंच गई? ये बहुत बड़ा पावर शिफ्ट था और आज हम इसी की कहानी को समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट सिर्फ कोई मामूली कानून नहीं था। ये ब्रिटिश सरकार का एक बहुत ही सोचा समझा कदम था। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम कसी और सरकार की पकड़ को मजबूत कर दिया। तो इस कानून ने किया क्या? इसका सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे क्रांतिकारी काम था ईस्ट इंडिया कंपनी के दो अलग-अलग किरदारों को साफ-साफ अलग करना। एक था उसका व्यापारिक चेहरा और दूसरा था उसका राजनीतिक चेहरा जो भारत पर राज कर रहा था। इस एक्ट ने इन दोनों के बीच एक मोटी लकीर खींच दी। तो सवाल है कि ये बंटवारा आखिर किया कैसे गया? और यहीं से इस एक्ट की सबसे दिलचस्प बात सामने आती है, जिसने भारत में एक बिल्कुल नए तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को जन्म दिया। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता था। इस नए सिस्टम को एक खास नाम दिया गया, दोहरी शासन व्यवस्था या ड्यूल गवर्नेंस सिस्टम। मतलब मतलब सीधा था कि भारत को चलाने की जिम्मेदारी अब किसी एक के हाथ में नहीं, बल्कि दो अलग-अलग बॉडीज के हाथ में होगी, जिनके काम और अधिकार एकदम साफ-साफ बटे हुए थे। और ये बंटवारा हुआ कुछ इस तरह। एक तरफ था कंपनी का पुराना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उन्हें कहा गया, भाई आप लोग सिर्फ व्यापार संभालिए। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा ताकतवर बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका काम था सारे राजनीतिक मामले देखना, मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सेना और सबसे जरूरी सारा रेवेन्यू। सीधी सी बात थी, कंपनी व्यापार करेगी और ब्रिटिश सरकार शासन। और बस यहीं से भारत में दोहरे शासन के एक नए दौर की शुरुआत हो गई। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं था,
ये इस बात का ऐलान था कि अब सत्ता का समीकरण हमेशा के लिए बदल चुका है। तो ये जो नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, इसके पास असल में पावर थी कितनी? बहुत ज्यादा। इसे भारत में ब्रिटिश कब्जे वाले सभी इलाकों के सिविल और मिलिट्री शासन को सुपरवाइज करने का पूरा अधिकार था। और इतना ही नहीं, सारे रेवेन्यू यानी कमाई से जुड़े मामलों में भी आखिरी फैसला इसी का होता था। सीधे शब्दों में कहें तो ये कंपनी के ऊपर बैठी ब्रिटिश सरकार की सुपर पावर थी। ठीक है, ये प्रशासनिक बदलाव तो हुए, पर इनसे भी बढ़कर इस कानून का असली मतलब क्या था? इसे इतिहास में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है? चलिए, इसके दो सबसे बड़े कारणों पर नजर डालते हैं। ये कानून दो वजहों से एक मील का पत्थर था, और ये दो पॉइंट्स ही इस पूरे एक्ट का निचोड़ हैं, जिन्होंने भारत के भविष्य की कहानी को एक नई दिशा दी। पहला और सबसे बड़ा बदलाव था सोच में और शब्दों में। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कंपनी के कब्जे वाले भारतीय इलाकों को आधिकारिक तौर पर भारत में ब्रिटिश संपत्ति यानी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। यह सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं था, ये एक खुला ऐलान था कि ये जमीन अब किसी ट्रेडिंग कंपनी की नहीं बल्कि सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य की है। और दूसरा बड़ा नतीजा ये निकला कि ब्रिटिश सरकार को कंपनी के भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कंट्रोल मिल गया। अब कोई शक या सवाल नहीं बचा था कि असली बॉस कौन है। आखिरी फैसला कलकत्ता में नहीं बल्कि हजारों मील दूर लंदन में बैठी सरकार का होना था। पावर का सेंटर हमेशा के लिए बदल गया था। तो आखिर में हम इस सवाल पर रुकते हैं, ये जो दोहरी शासन की व्यवस्था शुरू हुई, इसने आने वाले दशकों के लिए भारत के भविष्य का रास्ता कैसे तय किया? असल में यही वो नींव थी जिस पर अगले लगभग 200 सालों तक ब्रिटिश राज की पूरी इमारत खड़ी रही। इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो तो देखा होगा आपने, तो आगे बढ़ते उस पर थोड़ा और भी लेंगे और उसके बाद उस पर आए हुए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो 1784 में आया। तो इसमें इसने क्या किया था? तो भारत में दोहरे शासन की शुरुआत की थी। ये तो हमने देखा है। कार्य को विभाजन कैसे किया था? तो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को स्पष्ट रूप से अलग किया गया। व्यापारिक मामले कौन देखता था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखता था। और राजनीतिक मामले कौन देखता था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये काम दिया गया था। इसमें क्या हुआ था? तो दोहरे शासन की स्थापना हो गई थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले देखता था, जबकि नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले देखता था। नियंत्रण बोर्ड की शक्तियां क्या थी? तो नियंत्रण बोर्ड को नागरिक सैन्य और राजस्व मामलों के अधीक्षण और निर्देशन का अधिकार मिल गया था। तो इसने सबसे इम्पोर्टेंट क्या किया था? तो कंपनी के भारतीय क्षेत्रों को पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया था। ये इम्पोर्टेंट है। ये हम रिपीट 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 क्यों करें कि आपके दिमाग में ये सब छप जाए, जो मैं बोलता हूँ आप जो देखते हैं स्क्रीन पर। इससे आपका पिक्टोग्राफिक मेमोरी अच्छा रहेगा और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो चलिए इस पर आए हुए एमसीक्यू देखेंगे। तो पहला एमसीक्यू, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा किस निकाय की स्थापना की गई? इसके ऑप्शन है: ए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सी सुप्रीम कोर्ट या डी प्री काउंसिल्स। इसका उत्तर है फ्रेंड्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाने हेतु बनाया गया। सेकंड, इस एक्ट से कंपनी के कार्यों का नियंत्रण किसके हाथ में गया? ऑप्शन है: ए ब्रिटिश क्राउन, बी कंपनी के कर्मचारी, सी भारतीय रियासतें या डी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर है ए ब्रिटिश क्राउन। राजनीतिक मामलों पर सीधा क्या किया है? नियंत्रण मिला है। तो पिट्स इंडिया एक्ट किस विषय को अलग करता है? ऑप्शन है: आर्थिक व राजनीतिक कार्य, बी न्याय व प्रशासन, सी सेना व पुलिस, डी या डी सड़क व परिवहन। तो इसका आंसर है क्या? आर्थिक व राजनीतिक कार्यों को कंपनी के सरकारी अधिकार स्पष्ट विभाजित हुए, आपने देखा है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की संख्या क्या थी? इसका ऑप्शन से A2, B3, C6 या D1। तो B3 3 सदस्यीय बोर्ड बनाया गया था। और ये जो हम एमसीक्यू लेने वाले हैं ना, इसका आपको प्रीलिम्स में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था?
ए कंपनी को अधिक शक्ति, बी भ्रष्टाचार समाप्त करना, सी कंपनी पर कड़ा सरकारी नियंत्रण, या डी नए प्रदेश जोड़ना। तो इसका आंसर है सी, कंपनी पर सरकारी नियंत्रण प्रशासनिक सुधार के लिए करना। 6, इस एक्ट के बाद कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण किसके पास आया? ऑप्शन है ए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बी ब्रिटिश सरकार, सी भारतीय राजा, या डी संसद। अरे आंसर पहले से ही इधर ही है, ब्रिटिश सरकार, राजनीतिक निर्णय बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। ओके। सातवां क्वेश्चन है, कंपनी के आर्थिक कार्यों का नियंत्रण किसके पास रहा? ऑप्शन है ए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बी गवर्नर जनरल, सी क्राउन, या डी सैन्य परिषद। आंसर है ए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आर्थिक विषय कंपनी के पास ही रह गए थे। भारत के गवर्नर जनरल को किस प्रकार की अधीनता मिली? ऑप्शन है ए दोहरी अधीनता, बी स्वतंत्रता, सी पूर्ण स्वायत्तता, या डी कोई परिवर्तन नहीं। उसका आंसर है ए दोहरी अधीनता मिल गई थी कंपनी और ब्रिटिश सरकार दोनों। नौवा, यह एक्ट किस अधिनियम में सुधार के रूप में आया? ऑप्शन है ए 1813 का चार्टर एक्ट, बी 1858 का एक्ट, सी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या डी 1793 का चार्टर एक्ट। तो ये तो सिंपल ही है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट उसकी कमियों को दूर करने हेतु ये आया था। और 10वां, इस एक्ट से ब्रिटिश संसद को क्या अधिकार मिला? ए सैन्य भर्ती, बी भारतीय कर निर्धारण, सी भारतीय प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, या डी व्यापार प्रबंधन। तो इसका आंसर है सी, भारतीय प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया गया था। कंपनी अब पूर्ण स्वतंत्र नहीं रह गई थी। तो थैंक यू दोस्तों। तो इसी प्रकार हम सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स कंप्लीट करने वाले पहले ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद उस पर वीडियो देखेंगे, और उसके बाद एमसीक्यू लेंगे, और पूरा माइक्रो माइक्रो मैक्रो टू माइक्रो सब 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 कवर करने वाले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।